हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट वन मैथमेटिक्स के प्रीवियस पेपर का पार्ट ए का कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपने खुद से एनालाइज और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेपर है बीए बीएससी सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में है। ये पेपर मेजर भी है और माइनर भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में मेजर लिए रहें या माइनर लिए रहें, दोनों का पेपर जो है मैथमेटिक्स का सेम ही रहेगा, मेजर या माइनर कुछ भी। तो सेक्शन ए को हम आज इस पार्ट में को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो पेपर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। नंबर जानते हैं, मैक्सिमम 75 नंबर का होता है, 25 नंबर का सेशनल होता है। तो पहला सेक्शन ए जो है, इसमें कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सेक्शन ए में कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। मतलब सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन है। इस तरह से 3 गुणे 10 30 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल आल्सो। फिर दूसरा क्वेश्चन है इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तीसरा है राइट स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। चौथा है इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन फाइंड कर्ल ग्रेडियंट फाई। पांचवा है डिफाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ ए कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 शो दैट बीटा एम इन सिमेट्रिक इन दैट इंडिसेस एम एंड एन। इसके बाद अगला है स्टेट पपूज थ्योरम। उसके बाद है फाइंड द एजिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। उसके बाद डिफाइन इनवलप, गिव एन एग्जांपल आल्सो। फिर उसके बाद है व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो आज हम इस सेक्शन में पार्ट ए को जो है स्टडी करेंगे। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल आल्सो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमको डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जांपल देना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम समझेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे जो है डिफाइन किया जाता है। तो पहला है डिफाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हम जानेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन कैसे किया जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो नाम से ही पता चला डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब किसी डायरेक्शन में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि लेट एफ वी एनी स्केलर फंक्शन, एनी स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन एनी स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड एंड A is any unit vector, unit vector, unit vector, any unit vector, then directional derivative, directional derivative, directional derivative
of f in direction of E, in direction of A is equal to del f dot A कैप। A इज यूनिट वेक्टर। अब यहाँ डेल एफ क्या है? डेल एफ हमारा जो है ये है डेल एफ वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ वाई जे कैप प्लस डेल एफ वाई डेल जेड के कैप। इस तरह से जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ हो गया, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव 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 ऑफ एफ इन डायरेक्शन a cap is equal to del f dot a cap। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल जैसे आपको मान लें हम क्या, कोई स्केलर फंक्शन मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और ये को हम मान लेते हैं आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3। आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3। अब इस एफ का हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3। इस ए को हमारा जो है यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो देखेंगे हमारा ये जो है यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आई इसका मॉडुलस है, इसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो मॉडुलस क्या आएगा? 1 आएगा। मॉडुलस ऑफ ए क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए हमारा क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसका? एफ का। इसी एफ का हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये आ जाएगा डेल एफ डॉट ए कैप। तो डेल एफ का मतलब क्या है? डेल एफ हमारा हो जाएगा डेल एफ वाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ वाई जे प्लस डेल एफ वाई डेल जेड के। और यहाँ एफ की वैल्यू क्या दे रखा है? एफ दे रखा है एक्स वाई जेड। तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? वाई जेड आ जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो एक्स जेड आ जाएगा। इसी तरीके से डेल एफ बाई डेल जेड निकालेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। यही बोल यहाँ पर रख दिया जाए तो डेल एफ आ जाएगा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स वाई जेड, तो वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के।
हमको डेल एफ बाई डॉट ए निकालना है। दिया जाएगा वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के डॉट आई प्लस जे प्लस के बाई अंडर रूट 3। तो डॉट में क्या होता है, आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ, के का के साथ। तो आई का आई के साथ हो जाएगा तो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई अपान अंडर रूट 3। तो ये आंसर हो गया। 3 नंबर को जो है 3 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से। मार्किंग स्टेप मार्किंग भी होती है, तो आधा सवाल लाएंगे तो आधा नंबर भी मिलेगा। तो ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर मतलब ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। इसके बाद डाइवर्जेंस है तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, डॉट और आर की वैल्यू यहाँ पर रख दें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। और डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ, के का के साथ हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड। क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, डेल वाई बाई डेल वाई 1, डेल जेड बाई डेल जेड 1। तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या मिल गया 3। तो क्वेश्चन में जो आंसर आएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर वो क्या आ जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया। तो पार्ट ए से आप चाहें तो 30 में 25 नंबर तो प्राप्त कर ही सकते हैं और उतना पर्याप्त है पास होने के लिए। लेकिन पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, हमको नंबर अच्छे चाहिए, तो इसीलिए हमको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो हमको स्टोक्स थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट हम लिखना है, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो स्टेटमेंट है कि लेट कैपिटल एफ एक्स वाई जेड बी ए कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन। लेट कैपिटल एफ एक्स वाई जेड
बी ए कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन, बी ए कॉन्टिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन which has continuous first partial derivative, which has continuous first order partial derivative, first order partial derivative, partial derivative, derivative in the region of a space, in the region of a space which contains S in its interior, which contains which contains S in its interior, S, capital S, in its interior, then contour integral over C f dot dr is equal to curl of f, curl of f dot nds, where n is the where n is the unit normal vector, unit normal vector outward to the surface S। तो बस इतना ही एग्जाम में लिखना है, 3 नंबर हमको मिल जाएगा। तो एक्चुअली में जो स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो कहता है किसी भी कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन का किसी क्लोज कर्व के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, वो उसी वेक्टर की कर्ल को निकाला जाए और उसका हमने डबल इंटीग्रल निकालना है। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो 3 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। अगला है if phi is a scalar function find curl gradient of phi। तो हमको निकालना है कर्ल एंड ग्रेडियंट। पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट फिर इसका कर्ल निकालेंगे। तो कोई हमारा फंक्शन फाई दे रखा है, फाई हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन, ये हमारा स्केलर फंक्शन है, ये स्केलर फंक्शन मतलब इसमें वेक्टर नोटेशन नहीं रहेगा। तो जब ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, ग्रेडियंट ग्रेड ऑफ फाई, तो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। अब हमको इसका कर्ल निकालना है, तो कर्ल हमारा डेल क्रॉस ग्रेड फाई निकालना है। तो इसका हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल अपान
डेल एक्स, फिर यहाँ होगा डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे जो है ग्रेडियंट फाई का कंपोनेंट लिखेंगे तो ये मिलेगा डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, और यहाँ मिलेगा डेल फाई बाई डेल जेड। अब इसको हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आई का जो कोफिशिएंट होगा आई का, वो क्या मिलेगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड। ये मिलेगा डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस माइनस जे टाइम्स डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड सेम चीज प्लस के टाइम्स डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये सब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ये हो गया आंसर। तो किसी भी स्केलर फंक्शन का कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ये क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी वेक्टर, अगर किसी भी स्केलर फंक्शन का कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला पांचवा सवाल है डिफाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ ए कर्व। रेक्टिफिकेशन मतलब हमारा कोई फंक्शन है, कोई हमारा कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम कर्व का किसी, यदि हमारा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कर्व है इस तरह से, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, मान लेते हैं एक्स बराबर ए है यहाँ पर और एक्स बराबर बी। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि इस ए से बी के बीच में यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस लेंथ को निकालने का जो तरीका होगा या निकालने का जो मेथड होता है वही होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ अ continuous कर्व। इसका फार्मूला होता है s बराबर इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। या तो हम जो है यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c टू d इंटीग्रल 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर ऑन डी वाई। तो हमारा होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व। इसके बाद पांचवा के बाद चौथा छठा सवाल है सो दैट बीटा एम इन सिमेट्रिक इन द डिसीज एम एन। इसका मतलब क्या है, सिमेट्री का मतलब है कि हमको शो करना है कि बीटा एम कामा
n इज इक्वल टू बीटा n कामा m। तो हमको जो है दिखाना है ये चीज़। तो बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है? इस तरह से होती है 0 to 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1 dx। यदि यहाँ एक हम प्रतिस्थापन करें, सब्स्टिट्यूशन करें कि 1 माइनस एक्स बराबर t मान लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस डी टी। अब लिमिट रखेंगे तो लिमिट यदि एक्स बराबर 1 रखेंगे तो टी का मान 0 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सेम हमारा इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा बन गया 1 to 0, 1 माइनस एक्स को टी माने हैं तो टी टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस टी टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ मिलेगा माइनस डी टी। अब इस माइनस को रिप्लेस करके लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 0 से 1, 1 माइनस टी टू दी पावर n माइनस 1 टी टू दी पावर m माइनस 1 डी टी। ये किसका वैल्यू है? ये हमारा जो है बीटा n कामा m का वैल्यू है। तो हमने देखा कि बीटा एम एन क्या हो गया? बीटा एम एन क्या हो गया? ये हो गया बीटा एन एम के, यानी कि हम जो है इंडिसेस का ऑर्डर चेंज कर दें तो फंक्शन या बीटा फंक्शन का मान चेंज नहीं होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। तो एम और एन को यदि इंटरचेंज भी कर दें तो इसका मान पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला है स्टेट पपूज थ्योरम। पपूज थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिखेंगे। पपूज थ्योरम का स्टेटमेंट है थ्योरम हमारा पपूज का है कि इफ a closed plane curve, if a closed plane curve, if a closed plane curve revolves about a straight line, revolves about a straight line, about a straight line in its plane, in its plane,
which does not intersect it, which does not intersect it, does not intersect it. The volume of the ring thus obtained, जैसे कह रहा कि मान लेते हैं कि यदि कोई हमारा प्लेन कर्व है, ये हमारा कोई प्लेन कर्व है, इस तरह से कोई प्लेन कर्व है। अब किसी लाइन के अबाउट रोटेट किया जा रहा है इस प्लेन कर्व को, इस प्लेन कर्व को क्या किया जाए, रोटेट किया जाए ऐसे। If a closed plane curve revolves about a straight line in its plane which does not intersect it, मतलब हमारा इस प्लेन कर्व को जो है जिसके अबाउट रोटेट किया जाएगा, मतलब हमको इसको जो है इसके अराउंड रोटेट कराना है, इसके अराउंड एक्स एक्सिस मान लो, तो जो इससे वॉल्यूम जनरेट होगा उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालने का पाप्पूस थ्योरम ने एक फार्मूला बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू volume is equal to volume is equal to area of the closed curve, area of the closed curve, closed curve into circumference of the circle of radius। ये जैसे मान लेते हैं चीज़ है, ये हमारा ये इसके अराउंड हम जो है रिवॉल्व करा रहे हैं, तो यहाँ से इसके सेंटर से मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस y मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रोइड, लेंथ of the arc described by the centroid, described by the centroid। तो ये रहा पप्पूस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो if a closed plane curve revolves about a straight line in its plane which does not intersect it, then the volume generated by revolving this closed curve around this line is equal to area of the closed curve into length of the arc described by the centroid of the closed curve। तो ये हमारा यहाँ से हाइट निकाला जाए तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व होगा तो इधर भी वैसे बनेगा, ऐसे भी इधर ही बनेगा, लेकिन इसका जो जनरेट हो रहा है ना ये वाला पोर्शन, ये इस तरह से, इसका हमको जो है आर्क लेंथ निकालना है, ये पूरा लेंथ, ये पूरा हाइट, ये आर्क लेंथ हमारा है। तो जो वॉल्यूम निकलेगा इसका क्लोज कर्व का जो है एरिया निकाल देंगे और इसका हम पेरीमीटर निकाल देंगे। इसके बाद अगला है फाइंड द एजिम्पटोड्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एजिम्पटोड्स निकालने का जो तरीका है इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कर्व है मैक्सिमम कितने डिग्री का है। तो देखिए हमारा जो है कर्व जो है 4 डिग्री का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको निकालने का तरीका बताते हैं।
कि हम क्या करते हैं कि सबसे जो बड़ी डिग्री वाला है उसमें हम देखेंगे जो जो अलग अलग डिग्री का है। तो पहला हमारा जो डिग्री 2 का है, डिग्री 4 का है। डिग्री 4 का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम जो है फाई 4 निकालेंगे। फाई 4 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 डिग्री वाला, फिर फाई 3 निकालेंगे तो हमारा है 0, फिर फाई 2 निकालेंगे, 2 डिग्री का हमारा क्या है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम डिग्री में हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 एन वाई बराबर m। तो यहाँ 5 4m जब निकालेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और एम स्क्वायर नहीं आ जाएगा, एम स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि 5 4m को हम जो है जो मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला है उसको हम क्या करते हैं 0 करते हैं। तो 5 4m 0 करेंगे तो 5 4m को 0 करेंगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा, m बराबर 0। यदि 5 4m जो है 0 मिल गया तो m की वैल्यू हो गई 0। अब क्या करेंगे हम जो है कांस्टेंट, जिसे हम मानते हैं कि y बराबर mx प्लस c हमारा जो है एजिम्पटोट्स है, एजिम्पटोट्स है, एजिम्पटोट्स। तो m बराबर 0 आ गया। हमको c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से होता है कि c इंटू फाई एन डैश m प्लस फाई n माइनस 1 m इज इक्वल टू 0। तो फाई n की मैक्सिमम डिग्री 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे c फाई 4 डैश m प्लस फाई 3m इज इक्वल टू 0। तो 5 4m डैश निकालेंगे तो 5 4m हमारा क्या है m स्क्वायर। तो 5 4 डैश m निकालेंगे तो आ जाएगा 2m, यहाँ पे रख देंगे। तो c इंटू 2m प्लस 5 3m हमारा 0 ही है बराबर 0। m बराबर 0 पहले से दे रखा है, इसका मतलब c की वैल्यू कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें, कुछ भी, तो एजिम्पटोट्स आ जाएगा, एजिम्पटोट्स आ जाएगा, एजिम्पटोट्स ये आ गया y बराबर कुछ भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। तो y बराबर कांस्टेंट हमारा क्या मिल गया, इसका एजिम्पटोट्स मिल गया। इसके बाद अगला है डिफाइन एनवलप, गिव एन एग्जांपल आल्सो। तो हमको एनवलप चाहिए, एनवलप का एग्जांपल चाहिए। तो एनवलप का हमको डेफिनेशन केवल लिखना है, फिर एक एग्जांपल देना है छोड़ा थोड़ा सा।
तो इन्वेलप का डिफिनीशन लिखेंगे। इन्वेलप क्या होता है? तो हमको केवल डिफिनीशन लिखना है इन्वेलप का। तो इन्वेलप होता क्या है इसको देखते हैं। इन्वेलप, इन्वेलप, इन्वेलप। तो इसका डिफिनीशन है द लोकस ऑफ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ लिमिटिंग पोजीशन of the point of intersection, the point of intersection of any two members of any two members any two members of family of the curves f x y z lambda is equal to 0 when one of them tends to coincide with the other, when one of them tends to coincide with the other, fixed point। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस a बाई m। तो हमारा कोई फैमिली ऑफ कर्व है y बराबर mx प्लस a बाई m। एक कोई फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब m की वैल्यू बदलेगी तो y का मान रहे, स्ट्रेट लाइन बदलेगी अलग अलग। अब हमको जो है इसका एनवेलप निकालना है, तो पहले हम जो पैरामीटर m है इसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल्टा y बाई डेल्टा m निकालेंगे और इसको करेंगे 0। तो हमारा क्या मिल जाएगा, x माइनस a बाई एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर x बाई ए, यानी m की वैल्यू हो गई रूट x बाई ए। अब यही वैल्यू हम क्या कर दें, यहाँ पे रख दें इस वाले समीकरण में। तो हमारा है एम वाई बराबर m स्क्वायर x प्लस ए।
कि हम का मान रख दें √x/a इंटू वाई बराबर एम स्क्वायर की वैल्यू क्या x/a, तो ये मिल जाएगा x/a इंटू एक्स प्लस a। तो इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा y² बराबर 4ax। ये क्या है? ये पैराबोला है। तो पैराबोला हमारा क्या मिल गया? इसका इन्वलप मिल गया। किसका? y बराबर mx प्लस a/m का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था सेक्शन ए का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फाइंड द व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है? कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो या कॉन्टिन्यूस ना हो। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन मान लेते हैं कि एनी फंक्शन, पहले सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होती है? लेट f of x is any continuous function except some point a, मीन्स f of x मान लेते हैं कि हमारा 1/x² माइनस a² है। तो इस पॉइंट ए पर हमारा फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है, या ए हमारा क्या है? इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो इस सिंगुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर a पर फंक्शन का कुछ मान दे दें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन इस तरह से हो जाए कि जब x की वैल्यू a नहीं है और f(x) बराबर, यदि हम कह दें 1 या 2, कुछ भी फंक्शन दे दें x बराबर a,
तो हमने क्या कर दिया कि इस ए पार्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन का हमने कुछ मान दे दिया। तो इस फंक्शन का जो सिंगुलैरिटी है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये हो गया रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो इस सेक्शन में हमारा 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन था। इससे बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, कंसेप्ट वहीं के वहीं रहेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो 3 से 4 साल का पेपर दिया सॉल्व करते हैं तो कम से कम 70% क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो सभी छात्रों परीक्षार्थियों को उनके आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।